हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 69 है। 68 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, बीईयू की कर रहे हैं या फिर लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट जो है कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा जिन्हें कहा जाता है प्रभावी हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1999 में, सेकेंड ऑप्शन है 2000 में, थर्ड ऑप्शन है आपका 2002 में एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 2003 में। तो अगर हम बात करें विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम की, फेमा, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये। तो ये कब प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ है आपका 2000 में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये नियम जो है कि एक्ट जो है कि 1999 का एक्ट है, ठीक है, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? तो ये 2000 में हुआ। देखिए भारतीय कंपनियों के द्वारा जो है ना कि अपने देश से बाहर तथा जो विदेशी कंपनियां हैं उनको जो है कि अपने देश में ये व्यापार के संचालन के कुछ पहलू हैं और उनको जो है कि ये नियंत्रित करता है ये नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1949 में, सेकेंड ऑप्शन है 1966 में, थर्ड ऑप्शन है 1972 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1990 में। तो भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार की बात की जा रही है, ये किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया आपका 1949 में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए अवमूल्यन, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अवमूल्यन होता क्या है। तो देखिए अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि जब किसी देश द्वारा मुद्रा का विनिमय दर जो है कि अन्य देश की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि क्या हो कि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उसे हम कहेंगे अवमूल्यन, ठीक है। देखिए अवमूल्यन अब तक देखा जाए तो 3 बार हुआ है। पहली बार हुआ 1949 में, दूसरी बार आपका 1966 में हुआ एंड तीसरी बार आपका 1991 में हुआ, ठीक है। तो अब तक जो है कि कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? तो 3 बार हो चुका है। पहली बार की अगर बात किया जाए तो ये 1949 में हुआ और लास्ट की बात की जाए तो 1991 में किया गया, ठीक है। देखिए अवमूल्यन होने से क्या होता है कि आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है शहरी शिक्षा, सेकेंड ऑप्शन है ग्रामीण शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा। तो हम बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB की, ठीक है, तो ये संबंधित है आपका प्राथमिक शिक्षा से। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कि इसकी स्थापना 1986-87 में कब की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 1985 में, सेकेंड ऑप्शन है वर्ष 1990 में, थर्ड ऑप्शन है आपका वर्ष 1995 में एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वर्ष 1997 में। तो देखिए मिड डे मील की बात की जा रही है, ये एक कार्यक्रम है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ये कब आरंभ किया गया, ठीक है। तो देखिए ये किया गया आपका उत्तर प्रदेश में 1995 में। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए मिड डे मील ये जो है कि योजना भारत सरकार की एक योजना है और इसमें क्या होता है कि प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन जो है कि बच्चों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये आपका 15 अगस्त 1995 में ये आरंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और 1995 में ही उत्तर प्रदेश ने इसको आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। फर्स्ट ऑप्शन है 1909 के अधिनियम से, सेकेंड ऑप्शन है 1919 के अधिनियम से, थर्ड ऑप्शन है आपका 1935 के अधिनियम से एंड फोर्थ ऑप्शन है 1893 के अधिनियम से। तो मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार था वो किस अधिनियम से मिला? तो ये मिला आपका 1909 के अधिनियम से। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 1909 के अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? उस टाइम पे जो मार्ले थे उस समय भारत सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे, इसलिए जो है कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कांग्रेस के किस अधिनियम में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है अधिवेशन है, अधिनियम नहीं है, ठीक है। ये आपका कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है नागपुर, सेकेंड ऑप्शन है मद्रास, थर्ड ऑप्शन है बेलगांव एंड फोर्थ ऑप्शन है बम्बई। तो वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग प्रस्ताव जो है कि पारित हुआ? तो वो था आपका नागपुर का अधिवेशन। ये ऑप्शन आपका सही है। ये कब हुआ था? तो ये आपका 1920 में हुआ था और इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कि पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है लाहौर, थर्ड ऑप्शन है बम्बई एंड फोर्थ ऑप्शन है कलकत्ता। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है कि किस अधिवेशन में पारित किया? देखिए वो अधिवेशन जो है कि आपका 1929 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था आपका लाहौर में। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने प्रतिस्थापित किया? फर्स्ट ऑप्शन है मिनांडर, सेकेंड ऑप्शन है कुजुल कडफिसेस, थर्ड ऑप्शन है डेमेट्रियस एंड फोर्थ ऑप्शन है हेलियोडोरस। तो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की बात की जा रही है। ये जो है कि किसने प्रतिस्थापित किया? तो ये किया आपका हेलियोडोरस। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये एक यवन राजदूत थे, ठीक है, इन्होंने बनवाया था। और बेसनगर मतलब आज के डेट में विदिशा है, इसमें जो है कि गरुड़ स्तंभ बनवा कर जो है कि भगवान वासुदेव की पूजा की, ठीक है। और इस पर उत्कीर्णन लेख में वासुदेव को देवताओं के देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार में, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा में एंड फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो बराबर पहाड़ियाँ जो है कि आपका हैं बिहार में, कहाँ पे? तो ये गया जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अशोक ने तथा उसके एक वंशज थे दशरथ ने आजीविकों के लिए जो है कि गुफाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? फर्स्ट ऑप्शन है पल्लव स्थापत्य कला का, सेकेंड ऑप्शन है कुषाण स्थापत्य कला का, थर्ड ऑप्शन है गुप्त स्थापत्य का एंड फोर्थ ऑप्शन है मौर्य स्थापत्य का। तो देवगढ़ का मंदिर ये जो है कि किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है आपका मौर्य स्थापत्य का। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए गुप्तकालीन मंदिरों की बात करें तो ये सर्वाधिक सुंदर मंदिर है, ठीक है, ये देवगढ़ का मंदिर। और ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस पर हड़प नीति लागू की गई नहीं की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है झांसी, सेकेंड ऑप्शन है संबलपुर, थर्ड ऑप्शन है नागपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है अवध। तो किस में जो है कि हड़प नीति जो है कि लागू नहीं की गई थी? तो वो था आपका अवध। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए हड़प नीति ये क्या है इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। देखिए हड़प नीति जो थी ना कि किसी भी राजा या रानी का अगर कोई वारिस नहीं होता था तो उस स्थिति में क्या होता था कि वो जो कंपनी के द्वारा जो है कि अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की ये नीति थी, उसको हड़प नीति कहा गया है, ठीक है। तो अवध ऐसा था जो कि नीति लागू नहीं की गई थी इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासन ने किया? फर्स्ट ऑप्शन है मिनांडर, सेकेंड ऑप्शन है हर्ष, थर्ड ऑप्शन है कनिष्ठ एंड फोर्थ ऑप्शन है अशोक। तो सारनाथ में जो है कि धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया? तो ये किया आपका अशोक ने। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद में, सेकेंड ऑप्शन है उपनिषद में, थर्ड ऑप्शन है आपका भगवत गीता में एंड फोर्थ ऑप्शन है रामायण में। तो आत्मा के आवागमन की परिकल्पना की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है कि कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपका ऋग्वेद में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऋग्वेद के जो है ना कि नासदीय सूक्त से मिलती है ये, ठीक है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म का व्याख्या की गई है। गीता की बात करें तो निष्काम कर्म योग और शिक्षा दी गई है एंड रामायण की बात करें तो कवि वाल्मीकि की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 82.14%, सेकेंड ऑप्शन है 74.04%, थर्ड ऑप्शन है 84.06% एंड फोर्थ ऑप्शन है 76.42%।
तो देखिए वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में साक्षरता जो है कि प्रतिशत कितना है, तो वो है आपका 74.04%। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम जनगणना की बात करें तो सबसे पहले जो है कि 1972 में किसके कार्यकाल में, तो ये ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट की गई थी। अगर 10 वर्षीय जनगणना की बात की जाए तो ये आपका 1981 से कराई जाने लगी, ठीक है। और ये जनगणना होती है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा ये कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है ब्यूटायरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें जो है कि कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये सिरका में होता है। ब्यूटायरिक एसिड की बात करें तो ये मक्खन में होता है। और टार्टरिक एसिड की बात करें तो ये आपको इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? फर्स्ट ऑप्शन है शुक्र, सेकेंड ऑप्शन है बुध, थर्ड ऑप्शन है मंगल एंड फोर्थ ऑप्शन है बृहस्पति। पृथ्वी के निकट सर्वाधिक निकट जो है कि कौन सा ग्रह है, तो वो है आपका शुक्र। ये ऑप्शन आपका सही है। कितना निकट है, तो 38 मिलियन किलोमीटर जो है कि ये पृथ्वी से दूरी है इसकी। देखिए कितने ग्रह हैं हमारे, तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम, सेकेंड ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 एंड फोर्थ ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है वो जो है कि किस योजना पर आधारित है, तो ये आधारित है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा जो है ना किया गया इसी अधिनियम के आधार पे, और राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया इसी अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 22 जनवरी 1946 को, सेकेंड ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन है 26 जुलाई 1946 को। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो कि संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, तो वो किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है जयप्रकाश नारायणन, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर एंड फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात जो है किसने कही थी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है दंड प्रक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है पुलिस, थर्ड ऑप्शन है कारागार एंड फोर्थ ऑप्शन है लोक व्यवस्था। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो थर्ड लिस्ट है समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए भारतीय संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो अनुसूचियां हैं आपका 12। जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें 3 लिस्ट दिया गया है। कौन कौन सा लिस्ट, तो है आपका राज्य सूची जिसमें राज्य नियम बनाएगा, संघ सूची है उसमें क्या करेगा केंद्र नियम बनाएगा, और एक तीसरी है समवर्ती सूची, उसमें जो है कि दोनों नियम बनाएंगे, लेकिन किसका नियम ज़्यादा प्रभावकारी होगा, तो वो होगा आपका केंद्र का। तो वही पूछ रहा है कि ये सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है कौन, तो वो शामिल है आपका दंड प्रक्रिया। ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो समवर्ती सूची है ये जो है कि संविधान में किस देश से ली गई है। देखिए कल क्वेश्चन ये पूछा था हमने कि दृष्टि
2025 का संबंध जो है कि किससे है? फर्स्ट ऑप्शन था आपका जनसंख्या के अस्थायीकरण से, सेकेंड ऑप्शन था औद्योगिक विकास से, थर्ड ऑप्शन था आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, एंड फोर्थ ऑप्शन था ग्लोबीय तापन से। तो दृष्टि 2025 की बात करें तो ये संबंधित है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सेकेंड ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है आरसी मजूमदार, एंड फोर्थ ऑप्शन है वैलेंटाइन चिरोल। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बाल गंगाधर तिलक जी को अशांति का जनक जो है कि किसने कहा था। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।